हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम फायर एंड आइस। इस पोएम के सभी क्वेश्चन आंसर्स। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें। पेज नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। मतलब यहाँ पे बोला है कि ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे क्या होगा, वर्ल्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, वर्ल्ड का एंड होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि इस पूरी दुनिया का एक ना एक दिन एंड होगा, अंत होगा। हैव यू एवर थॉट वॉट हैपन इफ़ द सन गेट्स सो हॉट, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर सन बहुत ज़्यादा हॉट होकर बर्स्ट हो जाता है और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर, अगर ऐसा करता है सन तो फिर क्या होगा इस अर्थ का, इस पूरे वर्ल्ड का। देखते हैं इसका आंसर। देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। हाँ, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्योंकि यहाँ पे पूछा था ना, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, सो इसका आंसर होगा आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे। हाँ, मैं भी इस बात पे बिलीव करती हूँ कि वर्ल्ड का एक ना एक दिन एंड होगा। क्यों होगा, तो देखो, एज एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगनिंग विल हैव एन एंड, क्योंकि अगर किसी बात की शुरुआत होती है ना तो उसका एंड भी होता है ना। हर एक बात की अगर शुरुआत होती है तो उसका अंत होना भी निश्चित रहता है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये वर्ल्ड के लिए भी ट्रू है। इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट, अगर सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है सो क्या होगा, द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश इमीडिएटली एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। तो क्या होगा, पेरिश का मीनिंग क्या होता है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। अगर सन बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो क्या होगा, अर्थ पर एक भी एनिमल बोल सकते या फिर प्लांट्स जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि हम में उतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इतने ज़्यादा टेम्परेचर को सह सके। बट इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और अगर सन बहुत ज़्यादा कोल्डर एंड कोल्डर हो रहा है, एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, तो इससे भी क्या हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो सकता है। एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड, क्योंकि बिना सनलाइट के तो लाइफ रह ही नहीं सकती है ना। साइंस में पढ़ा है क्या होता है सनलाइट से, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट्स की वजह से एनिमल्स है, और प्लांट्स एनिमल्स की वजह से हम जैसे एनिमल्स भी है, बराबर है। सो अगर सनलाइट ही नहीं है तो इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। क्लियर हो गया। अब आते इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। फॉर फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब कि हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, मतलब फ्रोस्ट के लिए, पोइट के लिए ये जो फायर एंड आइस है ये किसके लिए स्टैंड करते हैं, जो भी यहाँ पे वर्ड्स गिवन है, जैसे कि ग्रीड, एवरेज, क्रुएल्टी, लस्ट। तो हमें बताना है कि फायर के लिए क्या है और आइस के लिए क्या है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ग्रिड, ग्रिड मतलब लालच। तो जो भी यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग लालच होता है, ठीक है, तो वो क्या है, फायर है। अब यहाँ पे अगर ग्रिड की बात करें तो लालच, इसका मतलब ये फायर का है। एवरेज ये भी लालच ही है, ठीक है, तो ये भी फायर का होगा। क्रुएल्टी मतलब क्या होता है, क्रूरता, कठोर हो जाना किसी के लिए, तो ये होता है आइस की तरह, तो ये आएगा आइस में। नेक्स्ट है लस्ट, लस्ट का भी सेम मीनिंग है, लालच, ये भी किस में जाएगा, फायर में। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है इसे बोल सकते हैं हम कि वाद विवाद होना, वाद विवाद तो नहीं बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा क्यों होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसकी, कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत मतलब वांट बहुत है उसके कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो इससे क्या होते हैं फिर झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं, बराबर है। सो कॉन्फ्लिक्ट भी किसका है, फिर फायर का है। फ्यूरी का भी सेम मीनिंग है, ये भी किस में आता है, फायर में ही आता है। इंटॉलरेंस, किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, ये किस में जाएगा, आइस में। रिजिडिटी, ये भी आइस का, ये रिजिडिटी मतलब कठोर बोल सकते हैं, ठीक है। इनसेंसिटिविटी, इंसेंसिटिव, ये किस में आएगा, आइस में ही। कोल्डनेस, ये तो आइस में ही जाएगा। और इंडिफरेंस और हेट्रेड, ये दोनों भी किसके हैं, आइस के ये। सो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, फायर स्टैंड फॉर ग्रीड, एवरेज, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, एंड आइस स्टैंड फॉर cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference and hatred। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। आपकी पोएम में राइमिंग वर्ड्स होते हैं, बराबर है। सो अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन किया है कि इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम, और कैसे इस राइम स्कीम ने हेल्प करी है किसके लिए,
कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को दिखाने के लिए। सबसे पहले तो राइम स्कीम देखते हैं। देखो अब ये है हमारी पोएम। तो राइम स्कीम क्या होती है ना कि लाइन से यहाँ पर पोएम के, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक वर्ड होगा जिसका जो साउंड है वो किसके साथ मैच करता हो, इसके साथ मैच करता हो, और यहाँ पे जो वर्ड है इसका साउंड मैच करता है इसके साथ। तो अगर हम फर्स्ट वाले को ए बोलते हैं तो सेकंड को क्या बोलना होगा, बी। अब देखो ये जो ए था इसका साउंड मैच कर रहा था थर्ड के साथ, सो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा फिर ए। और जो ये सेकंड है इसका साउंड मैच करता है लास्ट वाले के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे बी। तो ये हो गई इसकी राइम स्कीम, कैसी, ए बी इस टाइप से। अब हमें इस पोएम में ढूंढना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फायर, ये तो फर्स्ट वर्ड है, यहाँ पे तो ए ही लिखना होगा। अब आते सेकंड में, क्या फायर और आइस, इनका जो साउंड है क्या वो सेम है, फायर र आता है, आइस में स आता है, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे फिर बी। अब नेक्स्ट पे आते डिज़ायर। देखो फायर डिज़ायर र आ रहा है, यहाँ पे फिर से हमें लिखना होगा ए। फिर से फायर आ रहा है, यहाँ पे अगेन लिखेंगे ए। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते ट्वाइस। ट्वाइस के जैसा देखो ये आइस था, आइस स ट्वाइस स, बराबर है। यहाँ पे लिखना होगा हमें बी। अब आते हेट। हेट के जैसा तो कोई नहीं था, फायर था, डिज़ायर था और आइस, ये अलग ही वर्ड है, बराबर है। आइस के जैसा भी नहीं है और फायर के जैसा भी नहीं है, मतलब साउंड सेम नहीं है। इसे हमें नेक्स्ट अल्फ़ाबेट देना होगा सी। अब नेक्स्ट पे आते हैं आइस। आइस किसके जैसा है, आइस और ट्वाइस स आता है साउंड, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखेंगे बी। अब आते ग्रेट। ग्रेट किसके जैसा लग रहा है हमें, हेट। हेट ट आ रहा है, ग्रेट में भी ट आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे सी। नेक्स्ट है सफाइस। सफाइस बिल्कुल आइस के जैसा प्रोनाउंसिएशन है, मतलब एंड में जो साउंड आता है वो कैसा है, स आ रहा है, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे फिर से बी। अब इसकी राइम स्कीम लिखते, पेन चेंज कर लेते हैं। राइम स्कीम अगर हमें लिखनी है तो सबसे पहले ये वाला ए लिखेंगे हम, यहाँ पे ए, फिर सेकंड पे लिखा है बी, देन है ए, अगेन ए, फिर से बी है यहाँ पे, देन सी, और फिर है बी और सी, और लास्ट में बचा बी। तो देखो राइम स्कीम क्या बनी, ए बी सी बी, ये हो गई राइम स्कीम। क्लियर हो गया, यही पूछा था हमें। यहाँ पे लिखेंगे हम द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन था, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोएम। क्या करती है राइम स्कीम, फायर एंड आइस के आइडियाज़ को प्रेजेंट करती है। The poet mentioned that both fire and ice are probable ends of this world. पोइट ने ये मेंशन किया है कि फायर और आइस की वजह से क्या होगा, पूरे वर्ल्ड का एंड होगा। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर, और उन्होंने ये भी बताया कि फायर कैसे रिप्रेजेंट करता है किसे, डिज़ायर को। तो फिर क्या होगा, फायर और डिज़ायर सेम वर्ड्स आते हैं एंड में, है ना, साउंड सेम आता है इनका, एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Frost also mentioned ice between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will be enough to end the world. और उन्होंने आइस के बारे में भी बताया, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस के बारे में, कि कैसे इनकी वजह से भी पूरे वर्ल्ड का एंड हो सकता है। इन द सेकेंड स्टैंजा ही सेज दैट he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि कैसे आइस को उन्होंने कंपेयर किससे किया है, रिप्रेजेंट किससे किया है, हेट से। तो कैसे हेट की वजह से भी पूरे वर्ल्ड का एंड हो सकता है। यहाँ पे हमारे फायर एंड आइस के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।